हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखने जा रहे हैं कि भी क्या करेक्टरिस्टिक्स है चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की, या पर्टिकुलर बोले तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर्स है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आपको एक एक बातें मैं समझाने का प्रयास करूंगा और जैसे मैं बताऊँ, जिन पॉइंट्स को मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ, प्लीज़ उनको अंडरलाइन करना जब आप एग्जाम में लिखो। अभी आपको PDF चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपने। सबसे पहली बात भी, इनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भी पढ़ा था, USA का भी पढ़ा था, तो इनका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलो और बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज रिटन इन नेचर। ये रिटन है नेचर के अंदर। इट इज अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट, कहते हैं एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है, मतलब बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसे इंडिया का है। इसके अंदर कहते हैं 138 आर्टिकल है और ये 4 चैप्टर्स में डिवाइड है। कहते हैं ये ब्रीफ है लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कहते हैं बढ़िया से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं और किस तरह से इनकी जो स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करा गया ताकि ये फ्यूचर में भी काम आ सके। इस तरह से इसकी तारीफ की हुई है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आप इंपॉर्टेंट बात बस ये याद रखना कि ये एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 138 आर्टिकल और 4 चैप्टर में ये डिवाइड है। आगे बात करें, कहते हैं ये जो ड्राफ्ट करा गया ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन कमेटी के द्वारा करा गया। इसमें डिस्कशन किया गया स्टैंडिंग कमेटी के साथ डिस्कशन करा गया, लोगों के साथ डिस्कशन करा गया और बाद में इसको पास किया गया NPC के द्वारा। सर ये NPC क्या है? इसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आप जानोगे आगे कि चाइना के अंदर है ना यूनिकैम्ब्रियल सिस्टम है, यानी कि यहां पे एक ही हाउस है। उस हाउस का नाम, सिंपल सी बात है, उस हाउस का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ठीक है। ये एक ही हाउस है वहां पे, जैसे बाई कैमरियल होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा है हमारी, वैसे यहां पे एक है, तो इसका नाम है NPC। तो कहते हैं इन सब के द्वारा ये पास करके लागू करा गया। ये 4 दिसंबर 1982 को करा गया। तो ये इंपॉर्टेंट अगर आप बातें लिख दोगे ना कि 1982 में इसको लागू करा गया। इसमें 138 आर्टिकल है, 4 चैप्टर्स में ये डिवाइड है, ये एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें सफिशिएंट बातें डाली हुई। मैं कहता हूं कि नंबर देगा एग्जामिनर, भाग के देगा, दौड़ के आएगा नंबर देने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें बस इनको अंडरलाइन करके लिख लेना। चलो आगे बात करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन जितना रिजिड नहीं है, अभी इसमें चेंज करना इतना भी टफ नहीं है ना। इंडिया का जैसे अपनों ने पढ़ा था ना कि कुछ फ्लेक्सिबल और कुछ रिजिड है, वैसा ही इसका है कुछ हद तक। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्लेक्सिबल है। जैसे ब्रिटेन वाला फ्लेक्सिबल है। ब्रिटेन का तो खैर अपने इसके साथ कंपैरिजन थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि वो अनरिटन माना जाता है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन 1982 है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके आर्टिकल नंबर 64 के अंदर ये डिक्लेयर करा हुआ है कि अगर इसमें अमेंडमेंट करनी है तो क्या होगा कि सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी है इसकी, वो जानेंगे स्टैंडिंग कमेटी क्या है, आगे अपनी जानेंगे। स्टैंडिंग कमेटी है वो प्रपोज रखेगी किसमें? नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर। और उसके अलावा 1/5 जो डिप्यूटीज है, डिप्यूटीज का मतलब डेलीगेट्स है, जो NPC के मेंबर है वो रिकमेंड करेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी और जो NPC के 1/5 मेंबर है वो सबसे पहले रिकमेंड करेंगे कि हमें चेंज करना है। बाद में ये पास होना चाहिए उनके कांग्रेस के द्वारा 2/3 मेंबर में, यानी कि जो इसके मेंबर है उसके 2/3 मेंबर सहमत हो जाए तो ये पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा नहीं है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 2/3 मेंबर जब उसमें एग्री हो जाएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, तो ये पास हो जाएगा। इसका प्रपोज रखने के लिए क्या करना चाहिए? स्टैंडिंग कमेटी और इसके जो NPC के 1/5 मेंबर है वो सबसे पहले क्या लेके आए? प्रपोजल लेके आए इसके अंदर क्या करने की? भी अमेंडमेंट करने की, कोई भी पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तो कहते हैं बहुत ज्यादा इसका रिजिड नहीं है, इतना ज्यादा रिजिड नहीं है, कहते आसानी से ये हो सकता है। जैसे कईयों का बहुत रिजिड होता है, जैसे USA का अपनों ने पढ़ा था कि उसमें अभी तक सिर्फ 27 ही अमेंडमेंट हुई है क्योंकि काफी रिजिड है वो। तो ऐसा कहता है इतना नहीं है। यूनिटरी सिस्टम है, ये तो खास बात है भाई इसकी, सिंपल सी बात है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब भाई यहाँ पे मेन सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या फेडरलिज्म नहीं है जैसा कि इंडिया के अंदर, जैसा कि USA के अंदर, जैसा कि कनाडा के अंदर है ना। तो यहाँ पे मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वही करता धरता है। तो लिखा हुआ है कि जो इनका ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 1982 कॉन्स्टिट्यूशन जो 1982 में बनाया गया, ये कहते जो प्रीवियस जो बनाए गए थे 1954, 1975, 1978 में, कहते सेम उन्हीं की तरह ये भी यूनिटरी है। यानी कि सर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वही मेन करता धरता होगी, उसी के अंडर काम किया जाएगा। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट बस नाम की बनती है, उनको राइट लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट यहां पे प्रॉपर होती नहीं है। इसके अलावा इनके एक बढ़िया फीचर ये है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, यानी कि सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी है लेकिन सेंट्रलिज्म है। सेंट्रलिज्म का मतलब पावर और अथॉरिटी सारी की सारी कहां रहेगी? सेंटर के ऊपर होगी, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि सेंटर के ऊपर रहने का मतलब क्या होता है। सेंटर के ऊपर रहने का मतलब
भी उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो होल्ड करेगी। और कहते हैं ऐसी इसके अंदर बात है ना, जो आर्टिकल नंबर 3 है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बातें बताई हुई है। ये लो आप ये बात और लिख देना, अच्छी बात बन जाएगी आपका ना, क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। आगे वन पार्टी सिस्टम, ये तो बात सारे जानते हैं भाई। यहाँ पे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनती है, वो बताया था। वन पार्टी सिस्टम है कि यहाँ पे एक ही पार्टी है सर, एक ही पार्टी, हाँ बिल्कुल एक ही पार्टी है यहाँ पे। उस पार्टी का नाम है सीपीसी, जैसे इंडिया में ना सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया में जिसका रोल है ही नहीं आज के टाइम में तो, लेकिन उसके अंदर एक ही पार्टी जिसका नाम है सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उसी का रोल है, उसी का इन्फ्लुएंस है। वही पार्टी सब कुछ होल्ड करती है, लोकल लेवल, बड़े लेवल, सारे इलेक्शन वही करवाती है। बस उसी के कैंडिडेट डिफरेंट एरिया में क्या होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, जो कि एनपीसी अपने पढ़ते हैं ना, अभी अपने पढ़ के नेशनल पीपल कांग्रेस, जो इनका एक हाउस है, तो उसके मेंबर सारे के सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। और वो मेंबर होते हैं किसके, इनके एक ही पार्टी जिसका नाम है सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो यहां पे वन पार्टी सिस्टम चलता है, तो ये इसकी एक खास बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप इसको लिख सकते हो। आगे बात करें भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आगे इसकी वन पार्टी, देखो नाम लिया और शैतान हाजिर, ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना, तो ये देखो शैतान आ गई। क्या एक पार्टी इनमें, कहते जैसे सोवियत यूनियन, जो जिसको रशिया कहते थे पहले, कहते सेम वहीं से इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लेके एक ही पार्टी बनाई जिसका नाम है सीपीसी। और ये जो पार्टी कम्युनिज्म पे बेस्ड है, ये मार्क्सिस्ट, लेनिस्ट और माविस्ट के थॉट को लेके चलती है। यानी कि सिंपल सी बात है, जहां पे टोटल कंट्रोल हो गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे लोगों को कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं होता, इस तरह के थॉट रखती है, उसको अपने कम्युनिज्म बोलते हैं, उसको अपने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, लेनिस्ट आइडियोलॉजी या माविस्ट आइडियोलॉजी के बेस पे कहते हैं। ठीक है, कहते हैं यहां पे दो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्फैटिकली द क्लियरली डिक्लेयर द सुप्रीम पोजीशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, यट इन प्रैक्टिस द पार्टी एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं हालांकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है कि भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सारी पावर रखेगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली कहते हैं सारा पावर जो होता है ना, वो इनकी एक ही पार्टी के पास है, सारी पावर इसी के पास है। द पार्टी ऑक्यूपाई द पोजीशन परमानेंटली नॉट ओनली इन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो इन द जुडिशियल ब्रांच। यानी कि इसी पार्टी का राइट होगा, इसी पार्टी का कंट्रोल होगा लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियल में। तो अब आप सोच सकती हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने कह सकते हैं कुछ हद तक कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है ना। जब एक ही पार्टी के द्वारा रूल है तो इस सिंपल सा मतलब है कि कुछ लोगों के द्वारा रूल है ना, तो यहाँ पे ऐसा है। चलो ठीक है, अपने तो एक बार इसके फीचर्स पढ़ दें। तो ये इसका फीचर्स में एक बात आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात आ गई। यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर अपनों ने बात कर ही ली कि यहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है, लेजिस्लेचर यहाँ पे एक है जिसका नाम है एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना। ये यहाँ पे एक सोल यानी कि एक मात्र अलोन, एक मात्र लेजिस्लेटिव बॉडी है यहाँ की। इसी के जो डिप्यूटीज होते हैं यानी कि इसके जो डेलीगेट्स होते हैं, यानी कि इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि इसके जो बंदे हैं, उनको भी लोगों के द्वारा डायरेक्टली चूज करा जाता है वोट डाल के। सिंपल सी बातें, आसान है ना, एकदम आसान है। आप मैं कह रहा हूं कि बस एकदम इसको ना आसान सा समझ के लेना है, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे मानना है कि यार ये क्या है मेरे को याद नहीं होगा। आसान सोच के देखो कितना आसान है। जैसे जैसे मैं पॉइंट बताता जाऊं, जो उनकी मैं मेन बात बता रहा हूं ना, बस आपको उन पे ही ध्यान देना, उन पे ही एम्फेसाइज करना है, उन्हीं को आपके एग्जाम में लिखना है, आपके नंबर आएंगे। मैं कहता हूं नंबर उछल उछल के आएंगे। आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज। कहते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अपने भी फंडामेंटल राइट दिए, जैसे अपने 6 फंडामेंटल राइट दिए, वैसे कहते हैं इनके आर्टिकल 33 से लेके 56 के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर इनके इनके जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की कहते हैं डिटेल दी हुई है, जिसमें बताया हुआ है कि सिटीजन के पास ये राइट है, ये ड्यूटीज है। इनमें से कुछ एक राइट यहां पे लिखे हुए हैं कि जैसे राइट टू वोट इनके पास है, फ्रीडम का राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का राइट है और फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट है। तो इस तरह के कुछ यहां पे राइट है जो कि दिए गए हैं। सॉरी भाई, आगे चलते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, कहते हैं यहां पे बस ये ध्यान रखना कि यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट को मेन मान्यता दी गई है कि यहां पे कोई भी इंडिविजुअल है ना, कोई भी बंदा है ना, वो कहीं भी किसी भी हिसाब से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज नहीं कर सकता जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान हो। यानी कि अल्टीमेटली हम मानते ही हैं यहां पे कि यार यहां पे सिंपल सी बात है, कम्युनिज्म का रूल है, यानी कि यहां पे गवर्नमेंट का रूल है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है। तो यहां पे प्राइवेट जो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है उसको कहीं भी इतना ज्यादा मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि बाद में स्टेप बाय स्टेप करके इन्होंने चेंज करा है। क्या मेन अपने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन बातें हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि यहां पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के द्वारा या इस तरह से यूज नहीं कर सकता जिससे पब्लिक का नुकसान हो। तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हमने पढ़ी, मेन फीचर्स पढ़े। एक बार रिवर्स गियर लगा देते हैं और इसकी सारी बातें पढ़ लेते हैं। पहला पब्लिक इंटरेस्ट समझ में आ गया, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दिया, आर्टिकल नंबर कौन से 33 से लेके 56 तक, चैप्टर नंबर कौन से 2 के अंदर कौन कौन से राइट दिए गए हैं, कुछ एक राइट बता देंगे सर। राइट टू वोट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है
और बाद में ब्रह्मस्त्र लगा देंगे और उस ब्रह्मस्त्र का नाम है ईटीसी। ठीक है, आगे बात करें, फिर एक और चलते हैं। फिर क्या इनके अंदर यूनिक एमरियल लेजिस्लेचर है, यानी कि यहां पे एक ही सिर्फ वो है, क्या बोलते हैं, हाउस है, एक ही हाउस है और उसका नाम क्या भी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यानी कि पार्लियामेंट एक ही है। सिंपल सी मानो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं ना, यहां पे एक ही है जिसका नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और ये सोल यहां की लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, अभी हो गया। उसके बाद क्या पड़ा, सीपीसी। सीपीसी तो यहां की क्या है भाई, सीपीसी तो यहां की करता धरता मरता सरता सब कुछ है भाई। कि सीपीसी है वो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट माविस्ट की थॉट पे आधारित है, या सोवियत यूनियन से ये ली गई है, और ये एकमात्र यहाँ की पार्टी है, और सारी लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल पावर सारी इसी के हाथ में है ना, आसान सी है। और वन पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, ये ऊपर बात डाल सकते हैं अपने, आसान सी पॉइंट बन जाएगा हमारा। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, यानी कि डेमोक्रेसी तो है, यानी कि लोगों के पास राइट अपने डेलीगेट को चूज करना, लेकिन मेनली सेंट्रलिज्म है, यानी कि पावर सारी अथॉरिटी कहाँ रहेगी, सेंटर में ही रहेगी, उन्हीं के बंदों को बस चूज करा जाता है। सिंपल सी बात है। अगर देखा जाए ना प्रॉपर रियलिटी में देखे तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे, जहां पे पार्टी एक हो, सेंट्रलिज्म की व्यवस्था हो, वहां पे काहे की डेमोक्रेसी यार, बस ठीक है अपने को पढ़ना है तो अपने को ऐसा लिख देना आप, है ना। यूनिटरी सिस्टम है यहाँ पे, बढ़िया बात कर ली कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक बनेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बनती ज्यादातर। ठीक है, बस थोड़ी सी लाइन लिख देना कि जैसे कि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले इनके बने हुए थे, जो 54 में बना, 75 में बना, 78 में बना, यानी कि इन ईयर्स में बने, सेम वैसे ही 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया कि यहाँ पे सिर्फ सरकार कैसे बनेगी, यूनिटरी सरकार बनेगी। ऊपर तो अपनों ने फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, और ऊपर जाना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 138 आर्टिकल और 4 चैप्टर में बंटा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और आसान है, एकदम आसान है। फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है, मेरे से कोई पढ़ाने में गलती हुई तो दिल से क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।